1050 किलोमीटर लंबे रास्ते हैं। अब इसके नीचे पूरी यूटिलिटीज होती है, तो सिटी के रास्ते को डिक करना जरूरी है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, नई बिल्डिंग आती है, तो उसको कनेक्शन की जरूरत होती है। कभी कभी इस लाइंस में रिपेयर्स करना पड़ता है, तो सिटी के रास्ते को डिक करना जरूरी है। क्या कॉस्ट लगती है पॉट होल बनने की? पॉट होल भरने की और ऑल अदर रोड्स 40 to 50 करोड़ का है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे के लिए 60 करोड़ का है, तो 100 करोड़ का बजट है। मुंबई अनफिट है मॉनसून को हैंडल करने के लिए। एज ए बीएमसी कमिश्नर आप कैसे प्रिपेयर करते हो इसको? आज मैं समझूंगा आपसे पूरा मुंबई के बारे में, ठीक है? और एकदम बेसिक चीजें लाइक अ स्टूडेंट, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मुझे बताओ आप, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता क्या है? क्या जॉब होता है? मेन चीजें किस लिए ये बॉडी एग्जिस्ट करती है, और आपका मेन काम क्या होता है डे टू डे? एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीजन सर्विसेज देता है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत आया हुआ है। 160 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उनके एक्ट में देयर आर सर्टेन सेक्शन 61, 62 which talks about their mandatory duties and discretionary duties. Okay. अब मैंडेटरी ड्यूटीज क्या क्या होती है? तो सिटीजन्स को शुद्ध पानी का सप्लाई करना, ठीक है, सारा गार्बेज कलेक्ट करके उस पे प्रोसेस करना, रोड्स पे लाइटिंग की फैसिलिटी देना, जो सीवेज वाटर है उसको कलेक्ट करना, ट्रीट करना। तो दीज आर सम मैंडेटरी फंक्शंस। डिस्क्रिशनरी में काफी सारी है, जैसे गार्डन्स बनाना। प्राइमरी एजुकेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी ड्यूटी, बाय द वे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्राइमरी हेल्थ इज ऑल्सो मैंडेटरी ड्यूटी। तो सिटीजन्स के लिए जो सिविक लाइफ जिसको हम बोलते हैं, उसमें जितनी सर्विसेज की जरूरत होती है वो सर्विसेज देना, ये कोई भी कॉर्पोरेशन का पहला फंक्शन होता है। एंड इन एडिशन टू दैट फिर डिस्क्रिशनरी में काफ़ी, जैसे झूठ भी चलाती है बीएमसी, वो सारे लोग उस पर भरे पड़े हैं। वो उस तरह का राइडरशिप मेट्रो में आने में टाइम लगेगा। लोगों को अपनी आदतें बदलने में समय लगता है, अपना रूट बदलने में समय लगता है, क्योंकि अभी तो कोई ठाणे में रह रहा है, वो इधर आके जॉब के लिए आ रहा है, सडनली उसको बोले कि आप एक्वालाइन से ट्रैवल करो, वो हो नहीं सकता है। तो एक्वालाइन एक रूट पे आएगी, फिर उसके आसपास डेवलपमेंट होगा, ऑफिसेस को, इकोनॉमिक एक्टिविटी विल गेट ग्रेविटेटेड टू दो स्टेशंस। इस सब तो सिटीज जब नए इस तरह के बैकबोन्स आते हैं, तो सिटीज को भी अराउंड दैट दे विल हैव टू डेवलप। तो ये सब होने में समय लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में शुरू के पीरियड के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट लगता है, और वो सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। जो हमारा गैप है, जैसे हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और हमारा ऑपरेशनल रेवेन्यू है, इसमें जो गैप है वो प्राइवेट सेक्टर कैसे बेयर करेगा? कितना गैप होता है? कितने परसेंट का स्टार्टिंग में? शुरू में काफी रहता है। शुरू में फर्स्ट डिकेड में 20-30% का तो गैप रहता है, वो अलग अलग वेरी हो जाता है। ओके, तो मतलब अगर 100 रुपए खर्चा आता है तो सिर्फ 70% कमाई होती है, 30% आपको देना पड़ता है। अब उसमें देयर आर वेज ऑफ डिफरेंटली डूइंग। जैसे इसमें एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, क्योंकि आपको ट्रेन चलानी है। अब शुरू में तो आप अंडरग्राउंड मेट्रो में तो स्पेशली जो ट्रैक्शन पावर होती है, जो ट्रेन चलाने की होती है, वो बहुत ज़्यादा लगती है। वो सडनली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से नहीं आएगी, बट स्लोली वी कैन शिफ्ट टू मूव टुवर्ड्स दैट। तो वी आल्सो ट्राई टू रिड्यूस अवर एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फिर जितना सेविंग कर सकते हैं बाय पुटिंग एफिशिएंट सिस्टम्स। एवरी मंथ जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, उसको आप अलग अलग तरीके से उसको सेविंग कर सकते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं। तो आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा के कम करना है। मैन पावर आप कम से कम, मतलब जिनके पास मल्टीफेसेटेड मैन पावर है, मल्टीटास्किंग करने वाली लोग हैं, तो बहुत, जैसे पहले एक पर किलोमीटर ऑफ मेट्रो ऑपरेशंस, अर्लियर मेट्रो कॉर्पोरेशन यूज्ड टू नीड 35 to 40 पीपल। अब ये नंबर 20-21 तक आया है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, तो आप वो खर्चा कम करते हैं, तो उससे हम खर्चा कम करते हैं। बट देयर इज सर्टेन एक्सपेंडिचर विच यू कांट अवॉइड, बिकॉज उतना सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन करने के लिए आपको वो होता ही है। True. तो जो गैप है वो शुरू में गवर्नमेंट को देना पड़ता है, या हमें नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू से लाना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की हुई है, जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है या कुछ रिटेल स्पेस का रेवेन्यू है, उससे वो गैप
कम करने की कोशिश करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है इन इफ वी आर नॉट एबल टू पे द लोन? फॉर एग्जाम्पल एक जापानीज कंपनी अगर हमें पे करती है, नहीं तो उसमें तो सॉवरेन गारंटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, तो फाइनली उनको देना पड़ता है। बट ऐसी सिचुएशन नहीं है अभी। बाकी भी इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग, बट जैसे ये चाइना डिड दैट इन युगांडा एयरपोर्ट ही अब, या श्रीलंका में पोर्ट बना दिया, राइट? तो इंडिया में वैसी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमारा कंजम्पशन मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा पे कर सकते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो शुरू में था, अभी दिल्ली मेट्रो का राइडरशिप है वो 50 लाख से ज्यादा ऊपर हो गया है। तो ऑपरेशनल उन्होंने काफी सारा नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू के जो स्रोत है वो भी तरीके ढूंढ लिए हैं, तो दे आर इन अ पोजीशन टू रिपे देयर लोन्स। बाकी सारी कंपनी, हम भी अपना रोल, हमारा रोल अभी जो है वो रिपे करते हैं, गवर्नमेंट उस पर सपोर्ट करती है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द this is how countries grow, this is how everything and that discipline is there and government of India watches it. अगर कभी do we keep our project as collateral कि कल पे अगर नहीं, प्रोजेक्ट कोलैटरल नहीं होता है उसमें, कि जापान कल पे हमारा मेट्रो सिस्टम नहीं कंट्रोल कर सकता, प्रोजेक्ट नहीं कोलैटरल होता है, इसमें सॉवरेन गारंटी पे बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनके रिलेशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को देती है। कभी कभी अगर हमारा रिपेमेंट नहीं हुआ शुरू के पीरियड में तो वो उसमें से वो कटौती होती है, बट हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स कभी कोलैटरल नहीं रखते हैं। सो मेट्रो कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकता कोई भी, कोई भी वर्ल्ड बैंक, पब्लिक एसेट, नो इट्स अ पब्लिक एसेट and it will always it's a state's asset. Yes. Interesting. Okay, so there's no control not given at by all. No. And the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम लोग अगर नॉन फेलियर हुआ 1% चांस 0.1% चांस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगी उसको, फिर वो रीपे करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं कंट्रोल करेगी, इट्स अ कंपनी, जो कंपनी में हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा। तो कंपनी विल ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ दिस। और हमारा कोई भी मतलब रेलवेज भी तो अच्छी तरीके से चल ही रही है ना, मतलब उसमें कोई ऐसी नौबत नहीं है। तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम। और इंडिया एज ए इकोनॉमी जैसा ग्रो कर रहा है तो अपने रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। फिर टाइम कौन डिसाइड करता है कि इस शहर को मेट्रो चाहिए? हाउ, कहाँ से ये थॉट आता है? वेयर, हु डिसाइड्स, हु सेट्स, इनिशिएशन कहाँ से होता है? मेट्रोज का ये जो सब्जेक्ट है अर्बन ट्रांसपोर्ट, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, महुआ, अर्बन हाउसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दे हैव दिस, द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इज पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो उन्होंने काफ़ी सारी गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स निकाले हुए हैं। तो कोई भी मेट्रो सिटी में अगर मेट्रो की ज़रूरत है तो उसमें पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को उस सिटी को वो प्लान बनाना है, उसका एक DPR बनाना है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजना होता है और स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है और फिर स्टेट कैबिनेट तक वो जाता है। अब इस सब प्रोसेस में पूरा एग्जामिन होता है कि सही में उस सिटी का मेट्रो की जरूरत है, वेदर दे हैव सम बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर बस सिस्टम में नहीं है और कोई डायरेक्टली मेट्रो डिमांड कर रहा है तो वो स्टेट लेवल पे इस कटल होता है। तो जितनी भी मेगा सिटीज है, स्टेट कैपिटल्स है या मिलियन प्लस सिटीज है, उनकी करंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑगमेंट करने की जरूरत है। ऐसा अगर उस सिटी के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को लगा तो वो अपना प्रस्ताव स्टेट को भेजता है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटिनाइज करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट स्क्रूटिनाइज करता है, एंड वंस दे गेट कन्विंस्ड कि नहीं इस सिटी को मेट्रो की जरूरत है तो फिर स्टेट कैबिनेट के पास हो जाता है और वहां से वो प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत स्क्रूटिनी होती है, मतलब वो महुआ में जाता है, फिर महुआ उसका दे सेंट इट टू वेरियस मिनिस्ट्रीज फॉर देयर रिमार्क्स, रेलवे मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, नीति आयोग। बट नेशनल गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इसमें? क्योंकि फंडिंग वहां से आता है, ओके, पहली चीज। दूसरा, अल्टीमेटली इसका जो फंडिंग है, क्योंकि सिर्फ स्टेट बजट से ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, सिर्फ म्युनिसिपल बजट से ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कैपिटल इंटेंसिव बहुत है। इसकी रिकवरी अगले बहुत सालों में होगी धीरे धीरे, लेकिन आज में जो लागत देनी है वो तो बहुत बड़ी है, वो तो किसी के भी अपने जो इससे बाहर है कैपेसिटी के। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग लगता है। अगर आप बाहर से किसी का फंडिंग लाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी लगती है। तो इसीलिए सेंट्रल, और फिर ओवरऑल नेशनल लेवल पे जो मैक्रो व्यू होता है कि आज पूरे कंट्री में 22 सिटीज में
मेट्रो आइदर ऑपरेशनल है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये माइक्रो व्यू सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आ सकता है, वो तो वहां से उनको समझता है कि कौन सी सिटीज में जो प्रपोजल भेज रहे हैं दे आर नॉट वर्थ, क्योंकि उससे बड़ी काफी सिटीज है जिसमें अभी ये प्रोजेक्ट नहीं आया है, तो ये माइक्रो व्यू सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आ सकता है, इसीलिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना जरूरी है। आई वाज रीडिंग कि 1960s में एक इंजीनियर थे, उनका नाम था पीजी पाटनकर। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रस्ताव रखा था कि मुंबई को अंडरग्राउंड मेट्रो देनी चाहिए। उस टाइम पे 4 करोड़ पर किलोमीटर के आसपास का कॉस्ट लग रहा था, एंड इंडिया सेड नो, मुंबई सेड नो कि नहीं बनाना चाहिए। डू यू थिंक उस टाइम पे अप्रूव कर देना चाहिए था? वी वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन। या ये तो मतलब ये हाइंडसाइट में है। अगर वो होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट शायद 4 करोड़ पर किलोमीटर भी बहुत ही ज्यादा था उस समय पे। 1960s ये 1961 का जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट है उसमें इसके ऊपर एक छोटा सा चैप्टर है और ये बात हुई थी। सर विश्वेश्वरैया ने मुंबई के लिए एक प्लान बनाया था 2000 आई थिंक काफी पहले 2021 दैट इज देयर इन द बीएमसी आर्काइव्स। तो उस प्लान में भी मुंबई में एक अंडरग्राउंड मेट्रो, मतलब अंडरग्राउंड रेलवे होनी चाहिए, मेट्रो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये प्लान उसमें था। और अभी का जो मेट्रो लाइन 3 का जो कॉरिडोर है, पार्ट ऑफ इट वाज ऑलवेज देयर इन आवर प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। बट अगर उस समय का सोचे ना, तो मुंबई वाज ऑलवेज ब्लेस्ड विथ अ वेरी रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अनलाइक अदर सिटीज। दिल्ली में जब तक मेट्रो नहीं आया तब तक उनके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। दिल्ली की बस सिस्टम भी बहुत ही मतलब स्कैटर्ड और रिलायबल नहीं थी। बट मुंबई में जो ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में ये जो रेलवे सिस्टम बनी, वो मुंबई में के लिए ऑलवेज रिलायबल ट्रांसपोर्ट था। तो इसीलिए शायद लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास एक रोबस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एंड दैट टाइम 85% ऑफ मुंबईज डेली ट्रिप्स वर हैपनिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपके पास इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो फिर इतना नया पैसा खर्च करके दूसरा बनाने की जरूरत शायद तब महसूस नहीं हुई। सम पीपल वर ऑलवेज विजनरी लाइक मिस्टर पाटनकर, जिन्होंने आगे का सोचा था। बट नेचुरली द देन एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव सो मेनी अदर रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो पैसा है, जो बाकी भी बहुत फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो जो सर्विस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इन अ रीजनेबल कैपेसिटी, तो उस पे शायद वो खर्च करना उन्होंने तब ये नहीं समझा होगा। बट जब टाइम आया, अब ऑप्शन ही नहीं है, तब उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। डू यू थिंक अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचनी हो, बिकॉज आपके पास बहुत डेटा होगा और इंटेल होगा अबाउट मुंबई, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें 50, 60, 100 ईयर्स बाद बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बट आज वो बहुत एक्सपेंसिव लगती है इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते? समथिंग लाइक इमेजिन दिस इज योर पाटनकर सर मोमेंट। From the climate change perspective and the energy conservation perspective, maybe बहुत ज़्यादा ध्यान हमें ग्रीन एनर्जी पे, क्योंकि अभी हम कितना भी बोले कि नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट हम 2050 तक अचीव करेंगे, बट उसके लिए हमें काफ़ी ड्रास्टिक चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी उसका भी डिकार्बनाइजेशन करना पड़ेगा। पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी ऑन ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जो बाद में आएगी, आज हम लोग शायद उसका उतना सोच नहीं रहे। मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, बट बहुत कोई रिवोल्यूशनरी चीजें एटलीस्ट सिटी में, क्योंकि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस सिस्टम, बिकॉज सिटीज आर ए लिविंग इंजिन्स, और सिटीज को सडनली कुछ करके नहीं होता है। बट दोज आर द थिंग्स। बट एक चीज है, आज हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, या हमारे रिसोर्सफुलनेस एज अ कंट्री, एज अ स्टेट इतना बढ़ा हुआ है कि नाउ वी डोंट गेट स्केयर्ड टू टेक बिग डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, मे बी 10 years बैक डूइंग अ कंप्लीट कोस्टल रोड अप टू वसई विरार, या डूइंग ह्यूज अंडरग्राउंड नेटवर्क, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। 2014-15 में जब हमने अंडरग्राउंड मेट्रो का काम शुरू किया, तो एवरीबडी वाज स्केयर्ड कि ऐसे अगर टनल बोरिंग मशीन मुंबई जैसे शहर में, जहाँ इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स है, डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स है, उसके नीचे से जाएगा तो क्या होगा, क्या बिल्डिंग कोलैप्स करेगी, लाइफ कितना डिस्टर्ब होगा।
अब जैसे वो कंप्लीट किया है, एक एक प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके जाते हो, सिटी का अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो मशीनरी वो काम करती है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो इक्विटी पार्टनर्स है दोनों गवर्नमेंट, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आज मुंबई क्या सोच रही है, आज बोल रही है कि हम नीचे पूरा अंडरग्राउंड टनल का नेटवर्क बना देंगे, ये हम लोग आज सोच रहे हैं। तो मेरा पाटनकर मूवमेंट शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी सोच हो रही है जो तब नहीं हो रही थी, हो रही है। भले वो आने में और थोड़ा समय लगेगा, बट नाउ मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर सर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर हो, पॉलिटिकल लीडरशिप आई मीन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, दे आर नाउ नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग दिस फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस टुडे, और उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया है। भले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और 4-5 साल लगेंगे वो एक्चुअल आइडिया को रियलिटी में आने में, लेकिन नई और बहुत इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक। एक एक आप पकड़ो, अंडरग्राउंड मेट्रो जो एक्वा लाइन जैसे बनाई, इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? और जो फ्लाईओवर मेट्रो होती है, जो ओवरग्राउंड एलिवेटेड मेट्रो, उसका चैलेंज क्या होता है? They both will have a different challenge. They have different challenges, but अंडरग्राउंड मेट्रो में सबसे चैलेंज एक तो सेफ्टी का होता है, क्योंकि ऊपर के सारे स्ट्रक्चर सेफ होने चाहिए, एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स विल हैव टू बी परफेक्टली इंटैक्ट, मतलब थोड़ा सा भी उसमें ब्रीच हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए वो बहुत एक चैलेंज होता है। एंड सेकेंडली even getting space to launch the TBMs, retrieve the TBMs, build the stations, और वो कोई भी मेट्रो जो है वो हमें शहर के बीचों बीच ले जानी पड़ती है, क्योंकि वही डिकंजेशन है। उसको उस एरिया का अगर डिकंजेस्ट करना है आपको, तो वो ऐसे कंजेस्टेड एरिया में ही जाना पड़ेगा, और कंजेस्टेड एरिया में जाना पड़ेगा तो आपको वहाँ के कुछ लोगों को डिस्प्लेस करना है, लैंड की रिक्वायरमेंट है, 4-4, 5-5 साल काम चलता है, तो जो पब्लिक कन्वीनियंस है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो कम्युनिकेशन चैलेंज, परसेप्शन चैलेंज बहुत बड़ी बात होती है। सेकेंडली दोनों प्रोजेक्ट के लिए ये अंडरग्राउंड मेट्रो में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इंटरवेंशन है सिटी में वो बहुत ज़्यादा डीपर है, मतलब बहुत इंटेंस है, और वो इंटेंसिटी को 4-5 साल तक आपको झेलना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है। इसीलिए लोगों के साथ का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत वो एक चैलेंजिंग बात है, जिसको पीपल शुड ऑल्सो फील द ट्रस्ट कि नहीं कोई बात नहीं, आज मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन ये प्रोजेक्ट ठीक तरीके से चल रहा है, और मुझे 3-4 साल के बाद मुझे, तो ये ट्रस्ट जीतना ये एक बड़ा चैलेंज शुरू में रहता है। लेकिन कॉमन चैलेंजेस दोनों में बहुत है, उसमें एक बड़ा कॉमन चैलेंज है वो है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को मैनेज करना, क्योंकि मुंबई शहर में जितनी सर्विसेज है, भले टेलीकॉम सर्विसेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर, सीवेज, गैस, ये सारी, इनको यूटिलिटीज़ बोलते हैं, ये सारी रोड के नीचे से जाती है, क्योंकि दूसरी जगह ही नहीं है हमारे पास। तो करीब 27 to 30 इतनी अलग अलग सर्विसेज रोड के नीचे है, और वो जनरली फर्स्ट 3 to 5 मीटर्स में रहती है। कुछ कुछ पुरानी सुअर लाइंस है या वाटर लाइंस है वो उसके भी नीचे है, समटाइम्स दे कम एज ए सरप्राइज। और इसका हम लोग यूटिलिटी इन्वेस्टिगेशन काफी करते हैं पहले, बट फिर भी every utilities, because you can't dig the road and find the utilities. How do you find the utilities? टेलीकॉम कंपनी के पास अपना डाटा रहता है, और जो बाकी सिविक यूटिलिटीज है उसके ऊपर चैम्बर्स रहते हैं, तो वो चैम्बर से वो डिजाइन देखा जाता है कि कहाँ कहाँ यूटिलिटी कैसे जाती है, तो वो स्टडी होता है। बट जब हम डिग करना शुरू करते हैं तो एक तो कुछ सरप्राइजेस आती है, एंड सेकेंडली मैनेजिंग दिस यूटिलिटीज विदाउट डिस्टर्बिंग। अगर मुझे एक पूरा ये स्क्वायर डिग करना है और उसके नीचे यूटिलिटी है तो मैं कैसे करूं? एक तो मुझे यूटिलिटी को बाजू में उतने एरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करने के लिए भी जगह नहीं है। टेलीकॉम यूटिलिटी को फिर भी मैं एक साथ बंचिंग करके शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो केबल्स थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है। बट वाटर के बड़े बड़े वाटर मेन्स है या सीवर लाइंस है उनको, या गैस पाइप लाइंस है, उनको शिफ्ट करना आसान नहीं होता है, तो उनको हैंग करना पड़ता है। मतलब वो वैसे ही रख के उसको एक स्टील का कुछ वो एक ब्रिज बनाना पड़ता है उसके, और उसके ऊपर उनको हैंग करना होता है, और फिर नीचे धीरे 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 आप एक्सकवेटर से आपको एक्सकवेशन करना पड़ता है, और नीचे जाके फिर आपका स्टेशन का काम होने के बाद फिर उसको बरी करना पड़ता है। ओके। तो these are the extreme challenges in an underground metro. एलिवेटेड में भी वो होते हैं लेकिन रिलेटिवली कम होते हैं, क्योंकि उनको पूरा एक्सकवेट नहीं करना पड़ता, उनको सिर्फ पाइलिंग करना पड़ता है और पाइल कैप्स बनानी होती है, तो पाइलिंग का एरिया छोटा होता है, उतने एरिया के यूटिलिटीज को उनको शिफ्ट करना होता है।
बट एलिवेटेड मेट्रोज को ट्रैफिक को भी काफ़ी मैनेज करना पड़ता है। ट्रैफिक चैलेंजेस उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, डे टू डे के भी ट्रैफिक चैलेंजेस होते हैं, सेफ्टी के चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि ऊपर काम चलता है, नीचे अंडरग्राउंड में आप अंडरग्राउंड नीचे काम करते हो तो एक बार नीचे जाने के बाद या टनल नीचे से जाती है तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है। सिर्फ स्टेशन एरिया जहाँ होता है वहाँ पे थोड़ी तकलीफ होती है। एलिवेटेड में कंटिन्यूस ऊपर से आप जाते हो तो आजू बाजू की बिल्डिंग पे पूरा रोड डिग होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये चैलेंजेस है, उसको सिस्टमेटिकली के तरीके से डील किया जाता है।